बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल करा लूँ, फिर इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नंबर 6 की बहुत अच्छी समझ आएगी। दरअसल क्वेश्चन नंबर 6 में हमें रेपिटेशन का जिक्र किया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं इसलिए पहले रेपिटेशन की एक सिंपल सी एग्जाम्पल बनाकर समझा लूँ, फिर आपको उस क्वेश्चन की बहुत अच्छी समझ आएगी। ये मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन या एग्जाम्पल बनाई है। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी मेड फ्रॉम दीज 4 डिजिट्स। ये 4 डिजिट्स हैं, इनमें से हर बार 3 डिजिट्स के नंबर्स बनाने हैं, बट 2 उसमें मैंने कंडीशंस रखी हैं। एक ये है कि इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, यानी आपने 3 डिजिट्स नंबर्स तो बनाने हैं लेकिन उसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं करना। और दूसरा सेकंड ये है कि इफ रेपिटेशन इज अलाउड, यानी रेपिटेशन अलाउ है, रेपिटेशन कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो आए इसको हम करते हैं, इस एग्जांपल को। नंबर 1 हम लिखते हैं कि व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। टोटल डिजिट्स हैं बच्चों 4, here total number of digits is 4, so n is equal to 4। 1 2 3 4 है ना, ये टोटल डिजिट्स, इनको गिने काउंट करें तो ये टोटल 4 है, तो n 4 है। as we have to select 3 digits each time, क्योंकि हमें 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है, that's why हर बार इन 4 में से हमने कितने डिजिट्स चूज या सिलेक्ट करने हैं, 3 डिजिट्स, और उनकी फिर अरेंजमेंट्स बनानी है। सो r इज इक्वल टू 3, so all possible numbers that will be npr, that is 4p3। इसको बच्चों डायरेक्ट कैलकुलेटर से 4p3 को निकालें तो 24 आंसर है, यानी 24 नंबर्स ऐसे बनेंगे। इन 4 नंबर्स में से हर बार अगर हम 3 नंबर पिक करें, सिलेक्ट करें और उनसे बनने वाली अरेंजमेंट्स बनाएं तो टोटल 24 नंबर्स बनेंगे। अब इसी क्वेश्चन को, इसी को मैं एक दूसरे अंदाज से भी कराता हूं। ये जरा देखें क्या मेथड है, तरीका है। सेकंड मेथड, एज वी हैव टू चूज 3 डिजिट्स ईच टाइम आउट ऑफ टोटल 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स है, इनमें से हर बार हमें 3 डिजिट्स के नंबर्स बनाने हैं, दैट्स वाई हर बार हम 3 डिजिट सेलेक्ट करेंगे। लिहाजा मैंने 3 बॉक्सेस बना लिए, यानी इस क्वेश्चन को अब मैं बॉक्सेस से कराता हूं। तो मैंने 3 बॉक्सेस बना लिए। अब बच्चों आप राइट मोस्ट बॉक्स या लेफ्ट मोस्ट बॉक्स में से जौन सा मर्जी बॉक्स लें और उसको देखें कि हम उसको कितने वेज से फिल कर सकते हैं, यानी उसमें हम कितने डिजिट्स रख सकते हैं, ले सकते हैं। फर्ज कर लो आप इस बॉक्स से शुरू करते हो, राइट मोस्ट बॉक्स से, आपकी मर्जी है, लेफ्ट मोस्ट बॉक्स से भी शुरू कर सकते हैं। मैं इधर से शुरू किया करता हूं तो आप इधर से भी कर सकते हैं। तो इस बॉक्स को हमने फिल करना है। इन 4 में से हर बार आपने एक कोई नंबर लेना है। तो बच्चों ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला, इसको मैं कितने वेज से फिल कर सकता हूं? 4 वेज से। क्या मतलब, यहां मैं बच्चों 1 भी ले सकता हूं, रख सकता हूं, यहां मैं चाहूं तो 2 भी रख सकता हूं, यहां मैं 3 भी रख सकता हूं, ले सकता हूं, और यहां मैं 4 भी रख सकता हूं। मेरी मर्जी है, मेरी चॉइस है। मैं इस राइट मोस्ट बॉक्स में, यानी इस फर्स्ट बॉक्स में, मैं जौन सा मर्जी डिजिट ले लूं। मैंने 3 डिजिट्स के नंबर्स बनाने हैं। यहां पे मैं 1 लूं, 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं, 4 लूं, जो मर्जी इनमें से नंबर रखूं, मेरी मर्जी है। सो फर्स्ट प्लेस या राइट मोस्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 4 वेज। 4 पॉसिबिलिटीज हैं इसको फिल करने की। इट मीन ये मैंने 4 इसलिए लिखा कि ये जो है 4 वेज में फिल हो सकता है। चूंकि मुझे रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो मैं अगले बॉक्स में अब 3 वेज है मेरे पास। क्या मतलब, फर्ज कर लो बच्चों फर्स्ट बॉक्स में मैंने 4 ले लिया, ठीक है, तो 4 मैं यहां पे आगे नहीं ले सकता हूं। अगर मैंने फर्स्ट बॉक्स में 4 रख लिया तो 4 उधर से उड़ गया, 4 यहां दोबारा लेने की इजाजत नहीं है, क्योंकि मैं ये रेपिटेशन इज नॉट अलाउड वाला काम कर रहा हूं, क्वेस्ट पार्ट कर रहा हूं पहला। सो मैं यहां पे
3 ले सकता हूं या 2 ले सकता हूं या 1 ले सकता हूं। यानी इधर आपने जो भी नंबर रख लिया होगा, इनमें से जो भी नंबर यहां आपने फर्स्ट बॉक्स में रख लिया होगा, तो चूंकि रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो वो नंबर इधर दोबारा नहीं ले सकते। दैट्स वाई अगले स्टेप में आपको एक जो है ऑप्शन कम लेना होगा। यानी यहां पे 4 हैं तो अगले स्टेप में, अगले बॉक्स में कितने ऑप्शन लेने हैं? 3। फर्ज कर लो यहां पे आपने 3 रख लिया या 2 रख लिया, यहां 4 ले लिया और यहां पे आपने 3 रख लिया। तो अब नेक्स्ट बॉक्स को कितने वेज में आप फिल कर सकते हैं? नेक्स्ट बॉक्स को आप 2 वेज में फिल करेंगे, क्योंकि ये भी बॉक्स फिल हो गया, इधर भी कोई नंबर आपने ले लिया होगा, इन चारों में से इधर भी कोई नंबर आपने ले लिया होगा, तो पीछे जो 2 नंबर रह गए हैं उनमें से कोई मर्जी आप नंबर यहां फिल कर सकते हैं। दैट्स वाई जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे एक एक ऑप्शन जो है वो आपके पास कम होता जाएगा, एक एक नंबर वे घटता जाएगा। तो इसलिए यहां पे क्या है, कितने वेज होंगे? वी कैन फिल दिस प्लेस इन हाउ मेनी वेज? 2 वेज। यानी जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हर नेक्स्ट बॉक्स के लिए एक चॉइस रिड्यूस होता जाएगा, एक चॉइस कम होता जाएगा, क्योंकि प्रीवियस बॉक्स भरता जा रहा है। तो दैट्स वाई हर नेक्स्ट बॉक्स के लिए एक एक चॉइस जो है, एक एक ऑप्शन या एक एक वे कम होता जाएगा। तो फर्स्ट बॉक्स के लिए हमारे पास 4 चॉइसेस हैं, इसको फिल करने के 4 वेज हैं। सेकंड बॉक्स के लिए हमारे पास 3 वेज होंगे और थर्ड बॉक्स के लिए हमारे पास 2 वेज होंगे। यानी इधर कोई भी हमने नंबर रख लिया होगा तो यहाँ पे फिर हम वो नंबर रिपीट नहीं कर सकते। फर्ज कर लो यहाँ पे 1 ले लिया है तो इधर हम दोबारा 1 नहीं ले सकते, हम यहाँ पे 4 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं। दैट्स वाई हमारे पास 3 वेज यहाँ पे रह जाएंगे और फिर यहाँ पे जो भी नंबर रख लिया होगा, ले लिया होगा, फिर इसमें अगले बॉक्स पे हमारे पास उससे एक लेस ऑप्शन या वेज होंगे। तो इसको कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम अगले बॉक्स में आते जाएंगे, शुरू वाले बॉक्स के बाद एक एक ऑप्शन कम होता जाएगा। शुरू वाले बॉक्स में उतने ही ऑप्शन होंगे जितने टोटल नंबर्स हैं, फिर उससे अगले बॉक्स के लिए उससे एक कम, फिर उससे एक अगले बॉक्स के लिए उससे एक कम डिजिट लेना, यानी उतने वेज हैं। अब इन सब को आपस में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास वो रिजल्ट वही आ रहा है। ये मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं? बाय द रूल ऑफ प्रोडक्ट। रूल ऑफ प्रोडक्ट आपका पेज 176 पेज पे ये रूल पड़ा है। ये मैंने आपको अपने लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में देखें तो मैंने बड़ा डिटेल से पढ़ाया हुआ है। इन सब को आपस में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हर इवेंट में जितनी टोटल अकरिंग या जितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं तमाम इवेंट्स की, फिर उनको आपस में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, ये रूल ऑफ प्रोडक्ट का एक और भी नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो अगर रूल ऑफ प्रोडक्ट आ जाए या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इन दोनों में से कोई भी लफ्ज आ जाए तो उसका यही मतलब है कि ऑल पॉसिबिलिटीज जो हैं इवेंट्स की, उनको आपस में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 24 आंसर है। ये तो दूसरा मेथड हो गया इसका। अब आए व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे बॉक्सेस के साथ ही। एज वी हैव टू चूज 3 डिजिट्स ईच टाइम आउट ऑफ टोटल 4 डिजिट्स, यही बात जो इधर मैंने लिखी थी, 1 2 3 4 में से हर बार हमें कितने डिजिट्स चूज करने हैं? 3 डिजिट्स चूज करने हैं। तो इसमें भी वही काम मैं करता हूं, राइट मोस्ट बॉक्स के लिए देखता हूं। सो वी कैन फिल द राइट मोस्ट बॉक्स बाय हाउ मेनी वेज? 4 वेज। 4 चॉइसेस है मेरे पास राइट मोस्ट बॉक्स के लिए। यहां मैं 1 भी ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं, 3 भी ले सकता हूं, 4 भी। अब नेक्स्ट बॉक्स में देखें, अब नेक्स्ट बॉक्स में भी मेरे पास 4 चॉइसेस हैं, 4 वेज हैं। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन अलाउ है। यहां पे अगर मैंने 1 ले लिया है तो 1 मैं इधर भी ले सकता हूं, 2 भी यहां ले सकता हूं, 3 भी ले सकता हूं और 4 भी ले सकता हूं। यानी रेपिटेशन अलाउ है मुझे, तो यहां भी 4 वेज हैं। इसी तरह फिर यहां पे भी मेरे पास 4 वेज हैं फिल करने के। वी कैन फिल दिस बॉक्स और दिस बॉक्स और दिस बॉक्स इन 4 वेज
4 चॉइसेस हैं, 4 पॉसिबिलिटीज हैं मेरे पास, क्योंकि मैं हर बॉक्स में रेपिटेशन अलाउ है। मैं जो नंबर यहाँ लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ, मैं जो नंबर यहाँ लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ, मैं जो नंबर यहाँ लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ। सो इन ईच बॉक्स वी हैव 4 ways टू फिल इट। तो ये 4 into 4 into 4 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 पावर 3, दैट इज 64 वेज होंगे। क्योंकि रेपिटेशन जब अलाउ है तो हर बॉक्स के अंदर उतने ही वेज होंगे जितने टोटल डिजिट्स हैं। 3 बॉक्सेस हैं तो हर के लिए 4 वेज हैं, पॉसिबिलिटीज हैं उसको फिल करने की। लेकिन यहाँ पे 4 के बाद एक एक डिजिट जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि रेपिटेशन अलाउ नहीं है। अब आए, अब आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से समझ आएगा। How many 4 digits numbers can be formed with these 6 digits when repetition is allowed? To make 4 digits numbers where repetition is allowed, इनकी फॉर्मेशन बनाने के लिए हमने ये 4 बॉक्सेस लिए हैं। इधर भी फॉर्मेशन बनानी थी ना, तो हमने 3 बॉक्सेस लिए हैं, क्योंकि ईच नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 3 डिजिट्स। तो यहाँ पे 3 बॉक्सेस बनाए हैं। यहाँ पे चूंकि हर नंबर 4 डिजिट्स पर कंसिस्ट कर रहे हैं, तो उसकी फॉर्मेशन कितने डिजिट्स की होनी है, 4 की। दैट्स वाई यहाँ पे मैं 4 बॉक्सेस बना रहा हूँ। तो हर बॉक्स के लिए मेरे पास कितने वेज होंगे, टोटल जितने नंबर्स हैं। अब इसको मतलब पूरी डिटेल से करता हूं मैं। द राइट मोस्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज। सेकंड प्लेस कैन आल्सो बी फिल्ड इन 6 वेज बिकॉज रेपिटेशन इज अलाउड। एज रेपिटेशन इज अलाउड, फर्स्ट बॉक्स को भी मैं 6 वेज से फिल कर सकता हूं, सेकंड बॉक्स को भी मैंने 6 वेज से ही फिल कर सकता हूं। जितने टोटल नंबर होंगे हर बॉक्स के लिए मेरे पास उतने वेज हैं, हर बॉक्स को मैं उतने वेज से फिल कर सकता हूं। तो आगे यही बात मैंने लिखी है। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ प्लेस कैन आल्सो बी फिल्ड in 6 ways. So by product rule, all possible numbers क्या होंगे, 6 into 6 into 6 into 6, that is equal to 6 power 4. इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 6 पावर 4, that is 1296। ये आंसर होगा इसका 1296। उधर जगह कम थी तो ये हमारे पास आंसर है। आप जरा बच्चों गौर करें, जब रेपिटेशन अलाउ है तो एक रिजल्ट आपको कोई बनता नजर आ रहा है। मैंने जान के यहाँ पे ये 4 पावर 3 लिखी है और ये 6 पावर 4 लिखी है। आपको कोई रिजल्ट बनता नजर आ रहा है जब रेपिटेशन अलाउ हो? जी सोचें जरा। जी बच्चों, वो ये रिजल्ट है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, टेकन r एट ए टाइम, उनमें से सिलेक्ट r करनी है। When repetition is allowed, तो उनकी तादाद फिर क्या होगी, n पावर r। n यानी टोटल चीजें हैं, जितनी टोटल चीजें, यहां पे टोटल नंबर कितने थे, 4, और उनमें से सेलेक्ट हर बार कितने करने हैं, 3, 4 पावर 3। यहां पे टोटल नंबर कितने हैं, 6, उनमें से हर बार सेलेक्ट कितनी करनी है, 4, 6 पावर 4। तो टोटल डिजिट्स जितने होंगे, चूंकि हर बार उतने ही वेज होंगे, 6 वेज होंगे हर बॉक्स के लिए। और टोटल यहां पे कितने बॉक्सेस हैं, 4, 6 पावर 4। यहां टोटल पे कितने बॉक्सेस हैं, यहां पे टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 3, 4 पावर 3। तो जितने हर बार सेलेक्ट करने हैं वो पावर हो जाएगी, और टोटल जितनी चीजें हैं वो बेस हो जाएगा। तो ये आपने एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला है व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, और ये फार्मूला है व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। NPR, दैट इज n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। दिस इज द फार्मूला when repetition is not allowed, and this is the formula when repetition is allowed। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन जब repetition not allowed थी तो उसको मैंने यूं बॉक्सेस की फॉर्म में भी कराया है, ताकि आपको डिफरेंस का पता रहे कि इसमें एक एक ऑप्शन कम होता है, इसमें ऑप्शन कम नहीं होता। तो उम्मीद है आपको मैंने हर एंगल से ये चीज कवर करवा दी है, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आई होगी। मैं पहले वो सवाल इकट्ठे करा रहा हूं जो NPR के फार्मूले से डायरेक्ट हो रहे हैं,
तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूं। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्राइडे। फ्राइडे वर्ड में ये जो 6 लेटर्स हैं, इन लेटर्स को एट ए टाइम सारों के सारों को यूज करना है तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ये एक हिस्सा है। दूसरा है हाउ मैनी ऑफ देम विल बी एंड विद एफ, और ऐसे और कितने वर्ड्स बन सकते हैं कि उन तमाम वर्ड्स के एंड पे अगर हम एफ रखें, एफ को हमने एंड पे रखना है तो फिर कितने वर्ड्स बनेंगे। मेंशन इसमें नहीं है कि हमने कितने लेटर यूज करने हैं, तो जब मेंशन ना हो तो हमने सारे के सारे लेटर यूज करने हैं, यानी यूजिंग ऑल दीज 6 लेटर्स। तो इस सवाल के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि इस वर्ड के अंदर जितने भी लेटर हैं सारों के सारे लेटर्स 6 के 6 लेटर्स को यूज करते हुए कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो देखें टोटल इसमें 6 लेटर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स दैट इज 6, n इज इक्वल टू 6, और हमने सेलेक्ट भी सारे के सारे करने हैं, चूज भी सारे के सारे करने हैं। नंबर ऑफ लेटर्स चूजन दैट इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 6। बच्चों इसमें मेंशन नहीं है कि सेलेक्ट आपने लेने कितने हैं, चूज कितने करने हैं, पिक कितने करने हैं, मेंशन नहीं है। जब मेंशन ना हो तो फिर आपने ऑल सिलेक्शंस ही करनी है, दैट्स व्हाई r इज इक्वल टू, r की वैल्यू मैंने 6 ले ली। सो ऑल पॉसिबल वर्ड्स या ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट या रिक्वायर्ड रिजल्ट, तीनों में से जो मर्जी लफज लिख लें, रिक्वायर्ड रिजल्ट या ऑल पॉसिबल वर्ड्स NPR दैट इज 6P6, तो ये 6 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख लें या नीचे फिर 6 माइनस 6 NPR के फार्मूले की वजह से नीचे 6 माइनस 6 वो 0 फैक्टोरियल है। तो जब भी 6P6 हो, 7P7 हो, 9P9 हो, तो जो ऊपर नंबर होता है उसी का फैक्टोरियल लिख लेना, क्योंकि नीचे 0 फैक्टोरियल वो 1 होता है। तो इसको सॉल्व करें तो ये 720 है। कैलकुलेटर से इसका जवाब निकाल लें। मैंने प्रीवियस लेक्चर में NPR कैसे निकालते हैं ये बताया हुआ है, अगर आपको निकालना है तो फिर देख लें। आप कैलकुलेटर निकालें, 6 प्रेस करें, फिर शिफ्ट प्रेस करके कैलकुलेटर का मल्टीप्लाई वाला जो बटन है ना, शिफ्ट प्रेस करके मल्टीप्लाई वाला बटन देखें तो उसके साथ NPR लिखा हुआ है। तो शिफ्ट प्रेस करके 6 प्रेस करें तो 6P6 इक्वल प्रेस करें तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। बी पार्ट में हमने क्या करना है कि इन लेटर से बनने वाले वो तमाम वर्ड्स बनाने हैं जिनके एंड पे एफ हो। फॉर द वर्ड एंडिंग एट एफ, वो वाले सारे वर्ड्स जिनके एंड पे एफ आए, वी फिक्स एफ एट राइट मोस्ट प्लेस। हमने इन लेटर्स में से ये जो एफ है इसको उठाकर यहां पे फिक्स कर देना है। अब एफ इधर से गायब हो गया और ये राइट मोस्ट प्लेस वाला बॉक्स भी हमारे पास फिल हो गया। समझें, अब ये बॉक्स भी गया और इधर से एक लेटर भी गया। अब हमारे पास रिमेनिंग कितने लेटर्स बचे हैं? ये 5 लेटर्स हैं और प्लेसेस भी 5 हैं। इन 5 लेटर्स को इन 5 प्लेसेस में कितने वेज में फिल कर सकते हैं, यही बात मैंने लिखी है। वी हैव रिमेनिंग 5 लेटर्स टू फिल अप दीज 5 प्लेसेस। सो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स या ऑल पॉसिबल वर्ड्स इन 5 वर्ड्स को इन 5 प्लेसेस में कितने वेज में फिल कर सकते हैं? 5P5, यानी लेटर्स भी 5, सेलेक्ट भी 5 करने हैं। 5P5 यानी NPR में हमने N को भी 5 पुट करना है, R को भी 5P5 दैट इज 5 फैक्टोरियल। इनकी तादाद जो होगी वो 120 है जिनके एंड पे F लेटर होगा। इन वर्ड्स की तादाद कितनी होगी? 120। ऑल पॉसिबल वर्ड्स 720, लेकिन वो वर्ड्स जिनके एंड पे हमेशा F रहेगा उन वर्ड्स की तादाद कितनी है? 120 है। इन लेटर से बनने वाले ये वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जो है, ये देखें, ये जरा क्वेश्चन जो है ये थोड़ा टेक्निकल भी है और थोड़ा ट्रिकी भी है। जरा देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड वॉवल इन विच वॉवल्स में ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, यानी इस लफ्ज के अंदर ये जो लेटर्स हैं इन लेटर्स में से
जो वॉवल्स हैं, वॉवल्स दो हैं, कौन कौन से? ओ एंड ई। वॉवल्स ऑड प्लेसेस पर आए तो ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं इस वर्ड से? स्टूडेंट्स देखा जाए तो टोटल जो आपको पता है अल्फाबेट जो लेटर है ए बी सी डी वगैरह, ये 26 लेटर्स हैं और इन 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स वावल्स होते हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर वावल्स हैं, बाकी 21 लेटर्स क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। लेकिन आज जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसमें वावल्स कौन से हैं? इसमें 2 लेटर्स वावल हैं, कौन से? ओ एंड ई। तो यही बात मैंने लिखी है कि हेयर वी हैव 2 वॉवल्स दैट इज ओ एंड ई। इस वर्ड के अंदर 2 वॉवल्स हैं एंड कॉन्सोनेंट कितने हैं? 3 कॉन्सोनेंट हैं, वी डब्ल्यू एल, ये 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब हमें एट ए टाइम पांचों के पांचों लेटर ही यूज करने हैं, इसमें मेंशन नहीं किया गया कितने लेटर यूज करने, दैट्स वाई हमने पांचों के पांचों लेटर यूज करने, दैट्स वाई 5 टोटल प्लेसेस हैं। लेकिन हमें ये कहा जा रहा है कि ये जो ओ या ई है इनको ऑड प्लेसेस में रखना है। स्टूडेंट्स इधर से गिन लें या इधर से गिन लें, ऑड प्लेसेस ये बन रही हैं, फर्स्ट प्लेस, फिर ये थर्ड प्लेस और फिर ये 5th प्लेस। यानी ये पोजीशन जो हैं, ये जो प्लेसेस हैं जिन पे मैंने रेड टिक किया हुआ है, ये ऑड प्लेसेस हैं। यहां यहां हम ओ या ई को रखेंगे। इट मीन 3 प्लेसेस हैं जबकि लेटर्स कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? ओ एंड ई लेटर्स, इनको हमने इन 3 प्लेसेस में रखना है। तो हम एट ए टाइम कोई से 2 प्लेसेस को यूज कर सकेंगे, एट ए टाइम हम तीनों प्लेसेस को यूज नहीं कर सकेंगे। यानी हमारे पास लेटर्स ओ और ई हैं। फर्ज कर लो ओ को मैंने यहां रख लिया और ई को मैंने यहां रख लिया, ये जो टिक मैंने किया हुआ है। फर्ज कर लो मैंने ई को यहां पे रख लिया ऑड प्लेस पर और ओ को मैंने यहां पे रख लिया, तो हर बार इन 3 प्लेसेस में से आप यूज 2 प्लेसेस करेंगे तो पीछे एक प्लेस खाली रहेगी, उसकी जगह हम कॉन्सोनेंट को लिख लेंगे, यूज कर लेंगे। यही बात मैंने लिखी हुई है। वी हैव 3 ऑड प्लेसेस एंड 2 इवन प्लेसेस। ये वाली 2 इवन प्लेसेस हैं जबकि ये रेड टिक जिन पे मैंने किया ये ऑड प्लेसेस हैं। As 2 vowels O, E must occupy odd places, हमें मेंशन किया गया क्वेश्चन में कि इनको ऑड प्लेसेस में ही रखना है, बट वी हैव टोटल 3 ऑड प्लेसेस। प्लेसेस हमारे पास 3 ऑड हैं, सो 1 ऑड प्लेस विल बी वैकेंट विच वी यूज फॉर कॉन्सोनेंट, उसको हमने कॉन्सोनेंट के लिए यूज करना है। तो अब 3 प्लेसेस हैं और लेटर्स 2 हैं, तो इन 3 प्लेसेस के साथ सो वी चूज 2 प्लेसेस आउट ऑफ 3 फॉर वावल्स ई एंड ओ। तो स्टूडेंट्स प्लेसेस हमारे पास 3 हैं लेकिन वावल्स 2 हैं, सो दैट्स वाई हम एट ए टाइम 3 प्लेसेस में से 2 प्लेसेस यूज करेंगे। दैट्स वाई हमारे पास इस तरह की कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी? 3 प्लेसेस में से यूज जो है हम 2 करेंगे। यही बात मैंने लिखी हुई है, सो वी यूज 2 प्लेसेस आउट ऑफ 3 प्लेसेस फॉर द वावल्स ई कॉमा ओ। तो 3 टोटल प्लेसेस हैं, उसमें से एट ए टाइम हम कितनी प्लेसेस यूज करेंगे? 2। सो 3p2 दैट इज इक्वल टू 6। 3p2 दैट इज इक्वल टू 6। अब हमने कहीं ना कहीं 2 लेटर रख लिए होंगे तो हर अरेंजमेंट के वक्त एक प्लेस हमारे पास क्या होगी? खाली होगी और 2 इवन प्लेसेस भी खाली होंगी। यानी हर अरेंजमेंट के वक्त 2 इवन पोजीशंस और एक ऑड पोजीशन खाली होगी हर अरेंजमेंट के वक्त, क्योंकि ऑड पोजीशंस 3 है और उनमें हमने 2 लेटर्स रखने हैं हर दफा, तो एक ऑड पोजीशन जरूर हर वक्त खाली होगी हर अरेंजमेंट के वक्त और 2 इवन पोजीशन भी खाली होंगी। तो इन 2 इवन पोजीशन और एक ऑड पोजीशन, जैसे ये देख लो ये 2 इवन पोजीशंस हैं और एक ये ऑड पोजीशन खाली है। सिमिलरली अगर ये अरेंजमेंट देखें तो ये 2 इवन पोजीशन है और ये ऑड पोजीशन खाली है, जिन पर मैंने टिक रखा हुआ ये ऑड पोजीशंस हैं। तो हर अरेंजमेंट के वक्त
दो इवन पोजीशन और एक ऑड पोजीशन खाली होगी, प्लेस खाली होगी, वहां पे हम ये तीन कंसोनेंट रखेंगे। अब हमारे पास जो थ्री कंसोनेंट हैं और प्लेसेस भी थ्री बनेंगी, बचेंगी, थ्री प्लेसेस होंगी और तीन ही कंसोनेंट होंगे VWL। तो इन तीन कंसोनेंट को इन तीन प्लेसेस में हम कितने वेज में यूज करेंगे, यानी प्लेसेस भी तीन और हमारे पास लेटर्स भी तीन, तो हम तीनों की तीनों प्लेसेस यूज करेंगे। तो थ्री प्लेसेस आउट ऑफ थ्री, यूज भी थ्री हम करेंगे और टोटल मौजूद भी थ्री हैं, तो इनका आंसर बनेगा 3 फैक्टोरियल विच इज 6। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या प्रोडक्ट रूल, ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी जिक्र किया था, उसकी मदद से इफ एन इवेंट in an event a thing occur m time, in an other event a thing occur n time, so all possible arrangements क्या होंगी, m into n। इस लिहाज से प्रोडक्ट रूल के लिहाज से टोटल अरेंजमेंट्स क्या होंगी, 6 into 6 दैट इज 36। ये इस तरह के 36 लेटर्स बनेंगे जिनमें हर बार जो है E एंड O जो है, जिनमें हर बार E एंड O क्या होगा, वो ऑड प्लेस पर पड़ा होगा। इसमें बच्चों आपकी मर्जी है, थ्री प्लेसेस के अगेंस्ट टू लेटर या टू प्लेसेस के लिहाज से चीज को समझ लें, यानी थ्री टोटल प्लेसेस हैं, यूज हम एट ए टाइम टू प्लेसेस कर रहे हैं, या टू लेटर्स हैं और थ्री प्लेसेस हैं, तो इन दो लेटर्स को इन थ्री प्लेसेस में कितने वेज में यूज कर सकते हैं, 3p2, या यूं कह सकते हैं टोटल थ्री प्लेसेस हैं और यूज हम दो प्लेसेस कर रहे हैं, तो 3p2 6 आंसर बनेगा। और सिमिलरली इधर भी यूं समझ सकते हैं कि थ्री प्लेसेस हैं और थ्री ही लेटर्स हैं, तो थ्री लेटर्स को इन थ्री प्लेसेस में कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 3p3, या यूं कह लें कि थ्री प्लेसेस हैं और थ्री की थ्री ही प्लेसेस को हमने यूज करना है, क्योंकि हमारे पास लेटर भी तीन है, तो थ्री प्लेसेस आउट ऑफ थ्री, 3p3 दैट इज 3 फैक्टोरियल। यानी या प्लेसेस के अगेंस्ट प्लेसेस के लिहाज से समझ लें या प्लेसेस के अगेंस्ट लेटर के लिहाज से समझ लें, जिस तरह से मर्जी अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहें देख लें। तो ये इसके अंदर इस तरह से अरेंज बनेगी। एक केस में तीन प्लेसेस हैं बट लेटर्स यानी वावल जो हैं वो दो हैं, 3p2 आंसर 6, या तीन प्लेसेस हैं और यूज हम एट ए टाइम दो वावल्स की वजह से टू प्लेसेस यूज करेंगे, तो टू प्लेसेस यूज हो रही हैं आउट ऑफ थ्री, तो 3p2 दैट इज 6। और इसी तरह से यहाँ पे तीन कंसोनेंट हैं, तीन ही प्लेसेस हैं, 3p3 यानी 3p3 थ्री लेटर्स हैं और थ्री प्लेसेस हैं 3p3, या यूं कह लें तीन प्लेसेस हैं और कंसोनेंट तीन के लिए तीन ही प्लेसेस यूज होंगी, थ्री प्लेसेस आउट ऑफ थ्री, 3p3 दैट इज 3 फैक्टोरियल। यानी प्लेसेस के अगेंस्ट प्लेसेस को कंसीडर कर लें या प्लेसेस के अगेंस्ट लेटर को कंसीडर करके आप जैसे मर्जी कंसेप्ट क्लियर करना चाहें। तो ये इस तरह से अरेंजमेंट्स बन रही हैं, 6 इस तरह से बन रही हैं और 6 इस तरह से बन रही हैं। तो फाइनल टोटल अरेंजमेंट्स के लिए इनको हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कंसोनेंट को रखने के लिए कोई कंडीशन नहीं मेंशन है कि कंसोनेंट कहाँ रखने हैं, कंसोनेंट के लिए कोई मेंशन नहीं है, लिहाजा कंसोनेंट हमारे पास जो भी एक ऑड पोजीशन खाली होगी उधर भी हम रख सकते हैं और बाकी जो दो इवन पोजीशन खाली होंगी वहां पे रखेंगे। यानी हर बार कोई से भी जब हम O और E को ऑड पोजीशन में रख लिया करेंगे तो पीछे एक ऑड पोजीशन खाली होगी और दो इवन पोजीशन खाली होंगी, और हमारे पास लेटर कंसोनेंट कितने हैं, 3 हैं, और इस तरह से प्लेसेस या स्पेसेस भी 3 हैं। तो कंसोनेंट को हम उन 3 प्लेसेस में, उन 3 स्पेसेस में जहां मर्जी रख लें, क्योंकि कंसोनेंट के लिए हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन या कंपल्शन नहीं है कि इनको कहाँ पे रखना और कहाँ पे नहीं रखना है। सिर्फ वावल्स के लिए O और E के लिए ऑड पोजीशन की रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन कॉन्सोनेंट्स ये वाले जो 3 नंबर्स हैं इनके लिए कोई पोजीशन या रेस्ट्रिक्शन मेंशन नहीं है। दैट्स वाई इनको जहां हम मर्जी रखें रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं कम्बिनेशन के फार्मूले से भी, NCR के फार्मूले से भी करा सकता हूं, लेकिन चूंकि अभी वो टॉपिक हमने किया नहीं है, दैट्स वाई मैं अभी इसको उस मेथड से, NCR वाले मेथड से अभी नहीं कराऊंगा, आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन इस क्वेश्चन को उस मेथड से भी किया जा सकता है, NCR वाले मेथड से।
स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 को कराने से पहले मैं आपको एक एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन करा लूं। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हर एंगल से आपको पूरा पूरा कंसेप्ट दूं। अगर आपका इन क्वेश्चंस के लिए कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन में जिस तरह की मर्जी अगर पेपर बनाने वाला पेपर सेटर छेड़खानी करेगा, उसमें कुछ मर्जी वैल्यूज बदल कर देगा या कोई स्टेटमेंट चेंज करेगा, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हुए तो इंशाल्लाह आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको हर तरह से पूरा पूरा कंसेप्ट दूं ताकि आप पूरे तौर पर तैयार हों, ताकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो और आपके कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आपके पूरे पूरे इंशाल्लाह नंबर बनेंगे। तो मैं इसलिए हर क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा कोई अलग कंसेप्ट देना होता है, तो मैं उसको एक दूसरे तरह से एक और क्वेश्चन कोई बनाकर आपको दिया करता हूं, उस तरह का कंसेप्ट। तो पहले ये कंसेप्ट आप ले लें, फिर इस क्वेश्चन की देखना आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, फाइंड 5 डिजिट्स नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद 1 2 4 6 8। इनसे बनने वाले 5 डिजिट्स नंबर बनाने हैं, लेकिन अंदर दो कंडीशंस और हैं। कौन सी? इफ 2,8 आर कम्स टूगेदर, अगर 2 और 8 इनमें से 2 8 इकट्ठा आए। और सेकंड कंडीशन ये है कि इफ 2,8 आर नॉट टुगेदर, यानी 2 और 8 इकट्ठा नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रैक्टिकली करके समझाता हूं ताकि आपको और बहुत अच्छी समझ आए। आए मैं इस क्वेश्चन को एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं। तो देखें बच्चों, ये क्वेश्चन है जो मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा था, वही क्वेश्चन मैं इधर आपको लिखकर समझा रहा हूं। यहाँ पे एक्चुअली मैंने प्रैक्टिकली आपको ये क्वेश्चन परफॉर्म करके समझाना है। तो ज़रा देखिएगा, हाउ मैनी 5 डिजिट्स नंबर्स कैन बी मेड विद 1 2 4 6 8। इसमें आगे वही दो कंडीशंस हैं, इफ़ या व्हेन, जो मर्जी समझ लें। इफ़ 2,8 कम्स टुगेदर एंड इफ़ 2,8 नेवर कम्स टुगेदर। इनमें से कोई भी एक पार्ट दे सकता है या दोनों पार्ट्स इस तरह के दे सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखें हमारे पास गिवन डिजिट्स ये हैं 1 2 4 6 8। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन डिजिट से हम ऑल पॉसिबल 5 डिजिट्स नंबर्स बनाते हैं, यानी वो तमाम नंबर्स हम इनसे बनने वाले वो तमाम नंबर्स बनाते हैं, तमाम अरेंजमेंट्स बनाते हैं कि हर अरेंजमेंट 5 डिजिट्स नंबर्स पर कंसिस्ट कर रही हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ऑल पॉसिबल 5 डिजिट्स नंबर्स या अरेंजमेंट विच कैन बी फॉर्म्ड बाई दीज डिजिट्स। इनकी तादाद भी 5 है, 1 2 3 4 5, ये टोटल तादाद 5 बनेगी। सच पॉसिबल अरेंजमेंट्स विल बी 5p5। इसमें n भी 5 है और सिलेक्शन भी r भी 5 है, तो np r के फार्मूले के लिहाज से 5p5, तो वो 5 फैक्टोरियल और नीचे 5 - 5 तो वो 0 फैक्टोरियल होता है। तो 0 फैक्टोरियल 1 है तो वो ना लिखें। तो ये हमारे पास 120 टोटल सच डिजिट्स बनेंगे। आपको स्टूडेंट्स ये मैं चीज़ कैलकुलेटर से समझा भी देता हूं। स्टूडेंट्स, जब भी आपने NPR निकालना हो तो ये देखें, मल्टीप्लाई वाले बटन के साथ ये यहाँ पे नीचे अगर आप जूम करके देखें तो ये नीचे NPR लिखा हुआ है। तो फर्ज कर लो आप 5p5 निकाल रहे हैं, तो 5 प्रेस करें, फिर शिफ्ट प्रेस करें और ये मल्टीप्लाई वाला बटन प्रेस करें, तो ये 5p लिखा आ गया। अब नीचे r को जो भी वैल्यू लेनी है, यहाँ पे 5p5 है तो 5 लेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, तो ये देखें आपका वैल्यू 120 वैल्यू 5p5, यानी उसने खुद आपको 5p5 कैलकुलेटर ने अपने अंदर सॉल्व करके बता दिया। तो ये देखें हमने ये 5p5 वैल्यू निकाली हुई है विच इज़ 120। नेक्स्ट, to find out those arrangements in which 2,8 comes together, we consider 2,8 as one digit or as one entity। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास जो हैं, फर्ज कर लो मैंने ये चिट्स पर ये लिखे हुए नंबर्स, प्लीज़ ये देखें, ये मैंने कोशिश की है आपको समझाने के लिए। मैंने ये डिफरेंट चिट्स पर ये नंबर लिखे हुए हैं। ये देखें 1 2, ये 4 है और ये 6 है और ये 8 है। इनसे बनने वाले अब मैंने डिजिट्स बनाने हैं। पहले तो मैंने ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स बना ली।
5p5 यानी फर्ज कर लो इसको इधर रखें, इसको इधर चेंज करते रहें इन डिफरेंट वेज, हमारे पास टोटल 120 नंबर्स बने हैं। लेकिन अब सेकंड बात की तरफ हम आ रहे हैं कि हम 2 और 8 को अगर एक एंटिटी समझें, एक यूनिट समझें, तो 2 और 8 को उठा लो और इसको एज ए 1 डिजिट बना लो। अब ये देखें मैंने 2 8 को एक डिजिट बनाकर इसमें एक पर्ची लेकर आया हूँ। इट मीन अब मेरे पास ये कहने को तो 5 नंबर हैं, लेकिन इस वक्त चिट्स 4 हैं, यानी मैं 2 8 को एज ए 1 एंटिटी या 1 यूनिट ट्रीट करते हुए मैं इनसे बनने वाले नंबर्स बनाऊंगा। अब फर्ज कर लो मैं इनसे एक नंबर ये बनाता हूँ। अब मेरे पास यूं समझो कि 4 ये डिजिट्स हैं और इनको 4 डिफरेंट वेज में, 4 डिफरेंट प्लेसेस में मैंने अरेंज करना है। लेकिन ये 2 8 के अंदर हैं इस वक्त 2 डिजिट, कंसीडर इसको आप फिलहाल सपोज 1 यूनिट कंसीडर करें। तो फर्ज कर लो अब ये 2 8 यहाँ पे पड़ा है, तो टोटल नंबर जो बनेगा ये नंबर बनेगा 61,428। फर्ज कर लो 2 8 को आपने यहां रख लिया, अब ये नंबर बनेगा 61,284। फर्ज कर लो 2 8 को आपने यहां पे रख लिया शुरू में, यानी 2 8 को जहां मर्जी 2 8 वाली पर्ची को लेकर जाएं, ये है पर्ची 2 नंबर पर कंसिस्ट करी, यानी इसको यूनिट तो मैं एक कंसिडर कर रहा हूं, लेकिन इसमें बैठे या पड़े 2 यूनिट्स हैं। अब फर्ज कर लो यूं देखें तो ये नंबर बना 28,614। लेट यहां पे यूं देख लें तो अब ये डिजिट क्या बना, अब ये नंबर क्या बना 42,864, 861। तो ये देखें यानी 2 8 को अगर आप एक पर्ची या एक डिजिट या एक यूनिट कंसीडर करें तो ये टोटल अब 4 डिजिट्स हैं। इन 4 डिजिट्स को मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूं, 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल। तो ये 24 ऐसे डिजिट्स बनेंगे जिनमें 2 लेफ्ट पे होगा और 8 राइट पे। लेकिन स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि हर बार 2 लेफ्ट पे और 8 राइट पर हो, ये यूं भी तो 2 8 को मैं अरेंज कर सकता हूं ऐसे। पहले मैंने यूं अरेंज किया हुआ था 2 8 को, अब 8 2 के साथ उतनी ही अरेंजमेंट्स बनेंगी, 8 2 के साथ उतनी ही अरेंजमेंट्स बनेंगी ये 4p4 जितनी अरेंजमेंट्स 2 8 के साथ बनी है। यानी जस्ट ये देखें 8 2 या 2 8 को रिप्लेस करें तो जस्ट उतने ही नंबर और बन रहे हैं। तो देखें जो अरेंजमेंट 2 8 के साथ जितनी बनेंगी उतनी ही अरेंजमेंट 8 2 के साथ बनेंगी। वजह क्या है स्टूडेंट्स, ये जो 2 और 8 है ये आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, ये आपस में 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं ना, आपस में अमंग देमसेल्फ, यानी इनकी आपस में जो है अपनी जात के अंदर कितनी अरेंजमेंट्स होंगी, खुद के साथ एक दूसरे के साथ ही एक्सचेंज होंगे। तो चूंकि ये 2 डिजिट्स हैं आपस में कितने वेज में अरेंज होंगे, 2 फैक्टोरियल वेज में। अगर 3 डिजिट्स होते तो 3p3 3 फैक्टोरियल वेज में चीजें अरेंज होती, लेकिन इस वक्त ये 2 डिजिट्स हैं तो ये आपस में 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे। या दूसरे लफ्जों में यूं समझ लें कि जितनी अरेंजमेंट 2 8 के साथ बन रही हैं उतनी ही अरेंजमेंट 8 2 के साथ भी बनेंगी। तो 2 8 के साथ 4p4 अरेंजमेंट बन रही हैं तो 8 2 के साथ भी 4p4 अरेंजमेंट्स बनेंगी। या दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लें कि इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यही बात जो है मैंने की है, ये देखें, तो यही बात देखें, टू फाइंड दीज अरेंजमेंट्स in which 2 8 comes together we consider 2 8 as 1 digit, 1 entity। ये देखें 3 ये हैं 1 4 and 6, बट 2 8 को मैंने एज ए 1 यूनिट बना लिया। 2 8 को बाद में 8 2 की भी एंट्री करूंगा मैं। 2 8 को अगर 1 यूनिट बना लें तो ये देखें 2 8 रिमेनिंग डिजिट्स क्या है 1 4 6 एंड 2 8 एज 1 डिजिट। सो पॉसिबल अरेंजमेंट्स 4p4 that is 4 factorial, but 2 8 can be arranged among themselves in 2 factorial ways। ये देखें 2 8 या 8 2, ये 8 2 ये आपस में 2 तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। तो ये 2 फैक्टोरियल वेज, सो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट इसको मल्टीप्लाई विद 2 फैक्टोरियल कर लें तो ये हमारे पास 48
डिजिट्स बनेंगे जिनमें 2 8 इकट्ठा है, और वो कौन सी अरेंजमेंट होंगी जिनमें 2 8 इकट्ठा नहीं है। तो देखें बच्चों, टोटल हैं ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स 120, और इनमें से ये ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, बट इनमें से 48 अरेंजमेंट्स ऐसी हैं जिनमें 2 8 इकट्ठा है। तो रिमेनिंग अरेंजमेंट्स ऐसी होंगी 120 माइनस 48, यानी 72 अरेंजमेंट्स ऐसी होंगी जिनमें 2 8 इकट्ठा नहीं है। यानी टोटल में से 48 माइनस कर लें, 120 तो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, 120 तो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन 48 ऐसी हैं जिनमें 2 8 इकट्ठा है। तो 120 माइनस 48 कर लें तो बाकी 72 अरेंजमेंट्स ऐसी होंगी जिनमें 2 8 इकट्ठा नहीं है। फर्ज कर लो बच्चों इसमें सिर्फ ये चीज दे देता, सिर्फ सेकंड पार्ट दे देता कि ऐसी कौन सी अरेंजमेंट्स हैं जिसमें 2 8 इकट्ठा नहीं है, तो हमें फिर पहला पार्ट तब भी करना पड़ता। लेकिन सिर्फ पहला पार्ट दे देता कि वो कितनी अरेंजमेंट्स हैं जिनमें 2 8 इकट्ठा है, तो फिर सिर्फ हम इतना काम करते, ये वाला जस्ट, फिर हम टोटल अरेंजमेंट्स ना निकालते, जस्ट हम यहां से लेकर यहां तक सवाल को कर लेते। ये देखें ना, जस्ट यहां से लेकर यहां तक। अगर हमें सिर्फ ये कहता कि ये फर्स्ट पार्ट सिर्फ देता कि सिर्फ 2 8 जिसमें कम्स टुगेदर है, तो उसमें हम क्या करते, हम सिर्फ इतना काम करते यहां से लेकर यहां तक। लेकिन अगर दोनों पार्ट्स दे दे या सिर्फ सेकंड पार्ट दे दे, तो फिर उसके लिए ये पहले टोटल करेंगे, फिर कंबाइंड वाला करेंगे, उसमें से माइनस कर दें, तो फिर ये 2 8 जो है जिसमें इकट्ठा नहीं है वो वाली वैल्यू मिल जाएगी आपको। ये आए अब हम व्हाइट बोर्ड पर जाकर इसी क्वेश्चन की तरह जो गिवन क्वेश्चन है बुक का वो करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराता हूं। इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ वर्ड मशीन, मशीन के अंदर जो लेटर्स हैं, बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द वॉवल्स आर नेवर टुगेदर, यानी इसमें जितने भी लेटर्स हैं उनसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जिनमें वॉवल्स इकट्ठे नहीं हैं। अब ये उसी तरह का ये सेकंड पार्ट एक तरह का है, तो इसमें हमें फिर फर्स्ट वाली चीज जरूर इस तरह की सॉल्व करनी पड़ेगी। यानी हमें पहले वो वर्ड्स निकालने हैं, हमें पहले वो वर्ड्स निकालने हैं जिनमें वॉवल इकट्ठे हैं। तो आए देखें इसको मैं कैसे करता हूं। अब आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें देखें तो टोटल लेटर्स हैं 7। इन 7 लेटर से ऑल पॉसिबल वर्ड्स कितने बनेंगे, तो 7p7 यानी इतने वर्ड्स बनेंगे, ऑल पॉसिबल वर्ड्स। बट अब हम इनमें से वावल्स को इकट्ठा कर लेते हैं। वावल्स की तादाद कितनी है, 3। वी फाइंड ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स इन विच वावल्स कम्स टुगेदर। हम अपोजिट चल रहे हैं। क्वेश्चन में तो उसने कहा है वावल्स टुगेदर नहीं है, लेकिन हम वावल्स को इकट्ठा करके उनको एक एंटिटी या एक यूनिट बनाकर आगे देखते हैं कि क्या है। ए आई ई ये 3 इसमें वावल्स हैं, तो इनको हम एक यूनिट या एक एंटिटी बना रहे हैं। तो ए आई ई को अलग किया, पीछे हमारे पास ये वर्ड्स बच्चे, ये लेटर्स बच्चे, पीछे हमारे पास ये लेटर्स बच्चे MCHN, एंड 4 ये हैं और एक ये, इसको हम एक एंटिटी या एक यूनिट कंसीडर कर रहे हैं। वी हैव रिमेनिंग MCHN 4 ये लेटर, एंड एक इसको एक एंटिटी कंसीडर कर रहे हैं, इसको एक यूनिट कंसीडर कर रहे हैं एज ए 1 लेटर या 1 यूनिट। इसको एक यूनिट या एक लेटर कंसीडर करते हुए हम इन 5 लेटर से ऑल पॉसिबल वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड 7 लेटर्स का ही होगा। ये जहां भी रखेंगे बिल्कुल उसी तरह से एक पर्ची की तरह, ये जहां भी इस पर्ची को रखेंगे जो भी वर्ड बनेगा वो वर्ड होगा 7 लेटर्स पर मुश्तमिल, लेकिन उसमें ये तीनों जो हैं वावल्स ये इकट्ठे हैं, साथ साथ हैं। So all possible arrangements of these 5 things या 5 elements या 5 letters 5p5 that is 5 factorial, इनकी तादाद 120 है। अब ये सवाल अब यहां से आगे देखिएगा, बिल्कुल वही बात जो मैंने अभी बताई थी।
बट द थ्री वॉवल्स, ये जो थ्री वॉवल्स हैं ये आपस में, इनकी आपस में क्या अरेंजमेंट होगी बच्चों? ये तीन चीजें हैं, तीन चीजों को आपस में कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 3p3। जैसे याद करें, मैंने परमुटेशन का जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें 3 डिजिट्स लिए थे, यहां पे 3 लेटर्स हैं। 3 लेटर्स को 3 वेज में आपस में कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 3p3 वेज में। तो उन वो 3 फैक्टोरियल होगा। बट द 3 वॉवल्स AIE कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन 3 फैक्टोरियल वेज, यानी 6 वेज में। तो इनसे ये इतने, इनको मल्टीप्लाई कर लें 120 इंटू 6, 720 ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें वावल इकट्ठे हैं, जिनमें वावल क्या है? इकट्ठे हैं। और ऑल पॉसिबल वर्ड्स कितने हैं? ये हमें तो वो वर्ड्स निकालने हैं जिनमें वावल्स इकट्ठे नहीं हैं। तो फिर क्या करेंगे? ये टोटल में से इकट्ठे वाले माइनस कर लें तो बाकी वो मिलेंगे वर्ड्स जिनमें वावल्स इकट्ठे नहीं हैं। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। स्टूडेंट्स, फर्ज कर लो इस क्वेश्चन में वो कहता आप वो वाले वर्ड्स बताएं जिनमें वावल्स इकट्ठे हैं। तो फिर सवाल सिर्फ यहां से ऑनवर्ड हम करते, ये चीज फिर ना करते, इतने की फिर जरूरत नहीं थी। सिर्फ यहां से लेकर बात यहां तक खत्म हो जाती, यहां से लेकर यहां तक बात खत्म हो जाती कि वो पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितनी होंगी जिनमें वावल्स इकट्ठे हैं। तो उसके लिए फिर हम यहां से स्टार्ट करते कि गिवन ये है वर्ड, इसमें से 3 वावल्स हैं, इन वावल्स को एज ए 1 डिजिट ट्रीट करेंगे, रिमेनिंग ये लेटर्स बचेंगे और ये एक यूनिट है। तो इनसे बनने वाली ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स होंगी। बट वावल्स 3 हैं, ये आपस में 3p3 वेज में अरेंज होंगे, यानी 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे। इनकी जो है तादाद 6 होगी, 120 इंटू 6, ये 2 इवेंट्स बन गए ना, एक ये इवेंट और एक ये इवेंट। इन दो में जितनी पॉसिबिलिटीज हैं प्रोडक्ट रूल के तहत इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 720 वेज हैं। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन होता। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने वो 2 और 8 वाली क्वेश्चन में 2 और 8 को आपस में कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल वेज में। फिर फाइनल में उनको प्रोडक्ट रूल के तहत क्या किया था? मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहां भी यही काम हो रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको हर एंगल से बहुत अच्छी समझ आ गई, आपको टोटल कंसेप्ट मिल चुका होगा। क्वेश्चन 14 है, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड इंग्लिश? इंग्लिश वर्ड के अंदर जितने भी लेटर हैं उनसे हर बार 3 लेटर सिलेक्ट करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं? इफ रेपिटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, यानी रेपिटेशन अलाउ नहीं है। स्टूडेंट, सिर्फ रेपिटेशन अलाउ वाला एक ही क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन नंबर 6 था, और उसमें आपने याद रखना है कि जब रेपिटेशन अलाउ हो तो हम जितने नंबर सेलेक्ट करने हैं उतने बॉक्सेस बना लेंगे, और हर बॉक्सेस के अगेंस्ट और हर बॉक्स के अगेंस्ट हमने ऑप्शन लेने हैं। या वो तरीका याद रख लो, या मैंने जब रेपिटेशन अलाउ वाला क्वेश्चन करवाया था तो उसमें मैंने n पावर r वाला फार्मूला बताया था। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स हैं, और r क्या है? जितनी उसमें से सेलेक्ट करनी है। तो उस लिहाज से मैंने बड़ी डिटेल में क्वेश्चन नंबर 6 कराया था, आप देख लें। लेकिन जब रेपिटेशन अलाउ नहीं होती तो फिर बच्चों आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, NPR, दैट इज n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये वाला सिर्फ रेपिटेशन अलाउ वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 था। तो यहाँ पे तो ये वाला फार्मूला लगना है, इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउ, ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम, ये वाला। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इसमें कितने हैं? 7 लेटर्स हैं। हमने हर बार कितने कितने लेटर सेलेक्ट करने हैं? यूज या सेलेक्ट 3 करने हैं। r is equal to 3, so all possible words या required result that is NPR, that is 7p3 which is 210। तो इसमें आपने सिंपली ये वाला फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर लेना है। ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, इतना शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो MCQ टाइप दे सकता है। लेकिन फर्ज कर लो यही सवाल
4 नंबर का आ जाए तो फिर आपने यहाँ पे पहले NPR के फार्मूले के लिहाज से ऐसे कर लिया करें, 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, फिर आप इसको 210 लिखेंगे। अगर 4 नंबर का सवाल आ जाए तो फिर आपने NPR का फार्मूला बना लेना है। किसी भी क्वेश्चन में 4 नंबर का आ जाए तो फिर आपने फिर यूं फार्मूला NPR का लगा के फिर सॉल्व करना है। और अगर 1 नंबर का MCQ आए तो फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से यहां से आगे इसका जवाब ऐसे 210 लिख लेना। क्वेश्चन 15 देखिएगा, ये थोड़ा सा ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, टेक्निकल टाइप है। Question 15, Fatima wants to arrange 5 mathematics, 3 English and 2 Urdu books on a bookshelf if the books of same subjects are together। ये अब इसमें एक कंडीशन आ गई, if the books of same subjects are together find all possible arrangements। इधर मैंने इसलिए बॉक्सेस नहीं बनाए थे इस क्वेश्चन में कि कोई कंडीशन है ही नहीं, लेकिन जब कोई सर्टन कंडीशन आ जाए तो हमेशा उस क्वेश्चन में फिर आपने बॉक्सेस बनाने हैं। लेकिन इधर मैं बॉक्स की बजाय ये शेल्फ मैंने बना दी है। शेल्फ के अंदर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना। शेल्फ की फिगर बनाई तो क्वेश्चन में आपने बेहतर है जिनमें बॉक्स बनाने हो या कोई और फिगर बनानी हो तो मेरा ये मशवरा है कि वो जरूर बना लेना बॉक्स या फिगर। तो आए अब ये चीज देखें कि ये इसमें क्या सीन है या क्या स्टोरी है। अब फर्ज कर लो 5 हैं मैथमेटिक्स बुक्स, उनको मैं नाम दे रहा हूं M1, M2, M3, M4, M5। आप भी दे लेना नाम, बेहतर है। 5 मैथ की बुक्स को मैं नाम दे रहा हूं M1, M2, M3, M4, M5। आप MABCDE वगैरह भी दे सकते हैं। इंग्लिश बुक्स को मैं नाम दे रहा हूं E1, E2, E3, 3 इंग्लिश बुक्स हैं। एंड उर्दू बुक्स को मैं नाम दे रहा हूं U1 एंड U2। U stands for Urdu, E stands for English and M stands for Math। 5 मैथ की बुक्स हैं, 3 इंग्लिश की बुक्स हैं और 2 उर्दू की बुक्स हैं। फर्ज कर लो यहाँ पे मैंने ये मैथ की बुक्स रखी हैं, फिर मैंने इंग्लिश की बुक्स रखी हैं, फिर मैंने उर्दू की बुक्स रखी हैं। यानी यहां से यहां तक ये मैथ की बुक्स हैं, ये मेरे पास फर्ज कर लो यहां मैंने ये इंग्लिश की बुक्स रखी हुई हैं और ये उर्दू की बुक्स रखी हुई। कंडीशन ये है कि हर सब्जेक्ट की बुक्स अलग अलग हों, ये आपस में मिक्स ना हो कि मैथ की बुक और इंग्लिश की बुक्स ऐसे मिक्स ना पड़ी हों या इंग्लिश और उर्दू की बुक्स मिक्स ना पड़ी हों। हर सब्जेक्ट की बुक्स अलग अलग पड़ी हों, आपस में बेशक ये अरेंज हो, मैथ की बुक दूसरी मैथ की बुक के साथ आपस में अरेंज हो सकती हैं लेकिन उर्दू के साथ अरेंज नहीं करनी। और इंग्लिश की बुक्स आपस में तो अरेंज हो सकती हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ये मैथ या उर्दू के साथ अरेंज नहीं करनी, यानी ये आपस में एक दूसरे के साथ जगह बदल सकती हैं। सिमिलरली उर्दू की बुक्स आपस में एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो सकती हैं, लेकिन ये इंग्लिश या मैथ के साथ मिक्स नहीं करनी, यानी हर सब्जेक्ट की बुक्स अलग अलग रखनी है। तो फिर कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी, ये बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर स्टोरी पूछी गई है। To find these arrangements, such arrangements, we treat all books on one subject. We treat all books on one subject। हर सब्जेक्ट की जो सारी की सारी किताबें होंगी, मसलन मैथ की सारी किताबें, उनको हम एक यूनिट कंसिडर कर रहे हैं और इंग्लिश की सारी किताबें उनको हम एक अलग यूनिट कंसिडर कर रहे हैं और उर्दू की सारी किताबें उनको एक अलग यूनिट या एलिमेंट कंसिडर करने। इस बात का ये मतलब है वी ट्रीट ऑल बुक्स ऑन वन सब्जेक्ट एज वन एलिमेंट, यानी मैथ की बुक्स को एक एलिमेंट समझो। जैसे ये देखो मैंने मैथ की बुक्स को M नाम दे दिया, इंग्लिश की बुक्स को E नाम दे दिया और उर्दू की बुक्स को U नाम दे दिया। तो ये एक एलिमेंट समझो, ये एक एलिमेंट समझो और ये एक एलिमेंट समझो, यानी उनको दूसरे लफ्जों में जैसे मैंने क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले बताया था ना कि 2 और 8 को आप एक एलिमेंट समझ लो, तो मैं ये बात आपको यूं समझा देता हूं। फर्ज कर लो बच्चों ये मेरे पास ये 5 जो हैं ये 5 बुक्स ये मैथ की हैं और ये जो हैं ये 3 इस तरह से ये इंग्लिश की बुक्स हैं और ये 2 जो हैं ये उर्दू की बुक्स हैं। इस तरह से ये बुक्स हैं। तो
इनको हमने अरेंज करना है। अब ये जो मैथ की बुक्स हैं, इनको मैं चाहूं तो उस साइड पे भी रख सकता हूं, दरमियान में भी रख सकता हूं, इधर भी रख सकता हूं। ये देखें, मैथ के साथ इंग्लिश और उर्दू, या मैथ के साथ उर्दू और इंग्लिश, यानी यहां पे मैथ रखूं फिर इंग्लिश और उर्दू रखूं, या पहले मैथ रख के फिर उर्दू और इंग्लिश रख लूं। और इंग्लिश की बुक्स, सारी की सारी इंग्लिश की बुक्स यहां रखूं और दरमियान में मैथ रखूं और फिर उर्दू रखूं, या इंग्लिश की बुक सारी यहां पे रखकर फिर उर्दू और फिर मैथ रखूं। यानी इनको ना बाइंड समझें कि ये बाइंड हैं आपस में, और इनको मैंने उठाकर एक तरफ अरेंजमेंट कर दी है। मैं ये और डिटेल में समझाता हूं आपको। टू फाइंड दीज अरेंजमेंट्स we treat all books on one subject as one element, so we have total 3 elements। हमारे पास 3 एलिमेंट्स होंगे। मैथ की बुक्स को एक एलिमेंट समझो, इंग्लिश की बुक्स को एक एलिमेंट समझो, उर्दू की बुक्स को एक एलिमेंट समझो। so we have total 3 elements to arrange on बुक शेल्फ, यानी हमारे पास 3 एलिमेंट समझो और उनको हमने बुक शेल्फ में अरेंज करना है। उन एलिमेंट्स में ये एम एक चीज है, ई कोई दूसरी चीज है और यू कोई तीसरी चीज है। एम मीन मैथ, ई मीन इंग्लिश, यू मीन उर्दू। तो अब एक तरफ मैथ रखें, साथ इंग्लिश रखें और फिर उर्दू रखें, या मैथ के साथ उर्दू और फिर इंग्लिश रखें, या यूं भी रख सकते हैं कि इंग्लिश की बुक सारी इस तरफ रखें और यहाँ पे मैथ और फिर उर्दू, और इंग्लिश की सारी बुक्स उधर ही रखें लेकिन उसके साथ फिर उर्दू और फिर मैथ। या यूं भी कर सकते हैं कि सारी उर्दू की बुक्स इधर रखें और उसके साथ मैथ और इंग्लिश, या फिर उर्दू की सारी बुक्स इधर रख के उसके साथ इंग्लिश और मैथ। यानी 3 जो चीजें हैं ये आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकती हैं? 3 फैक्टोरियल वेज में। आप याद करें, जब मैंने परमुटेशन का लेक्चर दिया था तो उसमें मैंने 3 नंबर्स लिए थे, उसमें मैंने 3 डिजिट्स लिए थे, और याद करें मैंने कहा था ये 3 डिजिट्स अपने अंदर कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज, यानी 6 वेज में। सिमिलरली ये 3 जो यूनिट्स हैं एम, ई और यू, ये अपनी जात में आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? ये 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। यानी इनको हम आपस में अलग अलग कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? तो ये 6 वेज है। लेकिन मैथ का जो एक यूनिट है उसमें खुद कितनी किताबें हैं? 5 किताबें हैं। ये देखें, ये मैथ की 5 किताबें हैं, ये आपस में इनकी इंटरनल अरेंजमेंट कितनी होंगी? यानी मैथ खुद एक यूनिट है लेकिन इस यूनिट के अंदर इनकी आपस में इंटरनल कितनी अरेंजमेंट्स होंगी? अब ये 5 बुक्स हैं, 5 बुक्स फर्ज कर लो मैंने इधर ही रखी हैं, तो ये आपस में हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज्ड? दे कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन 5 फैक्टोरियल वेज। यानी ये 5 किताबें मैथ की पढ़ी इधर ही हैं लेकिन ये आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकती हैं? तो these math books can be arranged among themselves in 5 factorial ways. Now 5 math books can be arranged among themselves in 5 factorial ways। यानी मैथ की किताबों की आपस में इंटरनल, अंदरून खाना, यानी उनकी आपस में कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं? तो उनकी आपस में जो अरेंजमेंट्स होंगी among themselves वो होंगी 5 factorial ways। सिमिलरली इंग्लिश की 3 बुक्स हैं, उनकी आपस में कितनी अरेंजमेंट्स होंगी? अमंग देमसेल्व्स 3 फैक्टोरियल वेज। एंड उर्दू की जो बुक्स होंगी उनकी आपस में कितनी अरेंजमेंट्स होंगी? 2 फैक्टोरियल वेज। तो अब बाय द रूल ऑफ प्रोडक्ट टोटल सारी अरेंजमेंट्स फिर कितनी होंगी? इनको हम आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स मिलेंगी। बाय रूल ऑफ प्रोडक्ट ये हमारा आंसर आएगा। इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी कहते हैं और रूल ऑफ प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि हर इवेंट में जितनी जितनी कोई चीज़ें अक्कर हो रही हैं तो उनको फाइनली आपस में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में 15 में हम 2 तरह की अरेंजमेंट्स को देख रहे हैं।
हर सब्जेक्ट की आपस में इंटरनल अरेंजमेंट, हर सब्जेक्ट की आपस में इंटरनल अरेंजमेंट मतलब 5 मैथ की बुक्स हैं तो वो आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकती हैं, 5 फैक्टोरियल। 3 इंग्लिश की बुक्स हैं वो आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकती हैं, 3 फैक्टोरियल। और 2 इंग्लिश की बुक्स हैं वो आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकती हैं, 2 फैक्टोरियल वेज में। जबकि इन सारी बुक्स को उठाकर हम इधर रखें और इनको इधर रखें और इनको इधर रखें, यानी रहनी वो साथ साथ हर सब्जेक्ट की इकट्ठी हैं, लेकिन इनको एज ए वन यूनिट ट्रीट करें, इनको एज ए वन यूनिट ट्रीट करें और इनको एज ए वन यूनिट ट्रीट करें, तो ये हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। तो इन 3 यूनिट्स को हम कितने वेज में इस बुक शेल्फ के अंदर रख सकते हैं, तो 3 यूनिट्स को हम 3 फैक्टोरियल वेज में इस शेल्फ के अंदर रख सकते हैं, 3p3। तो वो 6 अलग है। जैसे ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया, लेकिन पेपर में इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने सिर्फ अलग से समझा दिया कि फ़र्ज़ कर लो मैथ की सारी बुक्स इधर रखते हैं तो उसके साथ इंग्लिश और उर्दू रख लें, या मैथ की बुक्स इधर रखें साथ उर्दू और इंग्लिश चेंज कर लें, तो ये 2 अरेंजमेंट्स मैथ के साथ इधर रख के बनाएंगे। फिर इसी तरह से इंग्लिश की बुक्स इधर रखें तो 2 अरेंजमेंट इस तरह की बनेंगी, उनके साथ यहाँ मैथ और फिर उर्दू, और इस तरह से चेंज कर लें और उर्दू की बुक्स रखें। यानी हर सब्जेक्ट की बुक्स को एक यूनिट ट्रीट करते हुए इनके बदलने से 6 अरेंजमेंट्स बनेंगी और हर सब्जेक्ट की इस तरह से अलग अलग अरेंजमेंट अलग बन रही हैं। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल सोल्यूशन मिलेगा।